गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 2 हमने स्टडी किया है उसमें हमने कुछ गैसेस के बारे में पढ़ा था कि एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 3 मेजर गैसेस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गैसेस हमारी लाइफ के लिए वो कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और थर्ड गैस जो है वो है CO2। ये कितना ऑक्यूपाई करती है? एयर का पार्ट 0.03। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और हमने इनकी कुछ फीचर्स भी पढ़ी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या फ़ीचर है? इट मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स और इट एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन, ठीक है, एंड वार्म अप द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग क्या रिलीज़ करते हैं? एक्सेल क्या करते हैं? CO2। और प्लांट्स जो हैं वो क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो यानी कि ये दोनों जो हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और उसको ऑब्जॉर्व कौन कर लेते हैं? प्लांट्स। और प्लांट्स किस गैस को रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को। और वो लाइफ के लिए, जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये गैस, लाइफ सपोर्टिंग गैस भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो CO2 है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसका कॉज क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग? जब अर्थ के ऊपर हीट बढ़ जाती है तो जो ग्लेशियर्स हैं, यानी जो स्नो है, वो मेल्ट होने लग जाती है और मेल्टेड स्नो जो है वाटर में कन्वर्ट होके जो सी का वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करती जा रही है। और उससे फिर क्या ड्रॉबैक आ रहे हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं और जो उनके एरियाज़ हैं वो सब मर्ज हो रहे हैं वाटर के अंदर। यानी कि अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू होती रही, ग्लेशियर मेल्ट होते रहे, तो जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो अर्थ से उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है? एक थ्रेटनिंग है लाइफ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेजर गैसेस, एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ कम अदर गैसेस। 3 मेजर गैसेस के अलावा भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, मीथेन। बट इनका वॉल्यूम जो है बहुत कम है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स आर अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इन गैसेस के अलावा भी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। दे हैव देयर ओन रेलेवेंस। अब इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये भी बहुत सारी जो है काम करती है लाइफ साइकिल को बनाने में। एटमॉस्फेयर आल्सो होल्ड सॉलिड पार्टिकल ऑफ डस्ट, साल्ट, पोलन एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स के अलावा क्या है? डस्ट है, साल्ट है, पोलन है। पोलन क्या होता है? ये भी एक तरह का पाउडर होता है जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, ग्रासेस, ट्रीज़, वीड्स, और फ्रेगरेंस टाइप ही है। और ये जो फ्रेगरेंस छोड़ते हैं उससे जो इम्यूनिटी है, अब जिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इम्यूनिटी कम होती है तो उनको इस पोलन से क्या होता है? बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, लोग छींकते हैं, ईचिंग होती है उनको, ठीक है, खुजली होती है बॉडी के ऊपर। इसी तरह कई लोगों की जो नोज़ है वो रनी नोज़ कहलाती है और कईयों की जो आइज़ है, समर होती है ना, गर्मी में आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में जो पोलन पार्टिकल्स हैं, जिन लोगों को तो सूट कर जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई लोगों को जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनको एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
These dust particles act as hygroscopic nucleus around which water vapors gets condensed to form clouds. डस्ट पार्टिकल के आसपास ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस यानी कि छोटे छोटे पानी के कण जो हैं जिन्हें वाटर वेपर कहते हैं वो चिपक जाते हैं। किसके साथ चिपक जाते हैं? डस्ट पार्टिकल के साथ, और फिर कंडेंस होकर किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? क्लाउड्स की फॉर्म में। जो बादल बनते हैं तो उनमें वाटर वेपर तो होता ही है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स भी कंडेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। हवा के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं पॉल्यूशन की कि हवा को गंदा कौन करता है, प्रदूषित कौन करता है, उन पॉल्यूटेंट्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। बिसाइड द नेचुरल कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, अब एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस के अलावा क्या है? वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर कंटिन्यू रिसीव करता है मैन मेड सब्सटेंसेस, वो किस फॉर्म में रिसीव करता है? सॉलिड और गैसियस। ठीक है, लार्जली ड्यू टू मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़। किसकी वजह से? जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो क्या करता है? बहुत सारे पोल्यूशन जो है वो रिलीज़ करता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस रूप फॉर्म में, और वो सब जो हैं हवा के साथ मिल जाते हैं और हवा को क्या कर देते हैं? पॉल्यूटेड। वी कैन सी द पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर इन दिस इमेज। इस इमेज में देखो यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, ये क्या छोड़ रही हैं? स्मोक छोड़ रही हैं। इसी तरह एरोप्लेन्स हैं, ये भी देखो पीछे स्मोक छोड़ रहे हैं और हवा में ही ये कंडेंस हो रहे हैं। व्हीकल्स चल रहे हैं और व्हीकल से भी क्या निकलता है? पोल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, वो भी हवा के साथ मिल जाता है। इसी तरह जो हम फायर अप करते हैं अर्थ के ऊपर, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो या वैसे ही जो फार्मर्स हैं वो हस्क को बर्न कर देते हैं और उनसे फिर क्या निकलता है? धुआं। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन। ओके, और यही कॉजेज़ होते हैं एयर पॉल्यूटेंट के। ड्यू टू मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? प्लेइंग ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ रिलीज गैसियस पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड पार्टिकल्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमने अभी पिक्चर में डिस्कस की, तो उनसे ये गैसेस रिलीज़ होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और लेड पार्टिकल्स। फिर उससे क्या होता है? एयर पोल्यूटेड हो जाती है, विच इज़ टर्न इन कॉज ऑफ सेवरल डिसीज़। पोल्यूशन अगर बढ़ जाता है हवा में तो फिर क्या होता है? बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विद फॉग फ्रॉम स्मोक पार्टिकल्स, धुआं जब हवा के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसके साथ अगर कंडेंस हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्मोक, काले धुएं में। और इससे भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे आइज़ के अंदर इरिटेशन हो जाती है, स्किन डिसीज़ हो जाती हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। रेस्पायरेटरी में क्या होता है? इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस होती है। ओकेजनली वोल्केनिक eruption in some countries also add some solid और gaseous substances in large quantity to the atmosphere। और इसी तरह जिन कंट्रीज़ के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, वोल्केनिक eruption होता है, वहाँ पर भी सॉलिड और गैसियस सब्सटेंसेस जो हैं एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाते हैं, एयर के साथ। समटाइम्स फॉरेस्ट फायर है जैसे, ये ऐड पॉल्यूटेंट्स और कॉज फर्दर डैमेज टू द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट फायर से भी बहुत ज़्यादा हवा के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है। वी शुड हैव एन अवेयरनेस, हमें अवेयर रखना पड़ेगा अपने आप को, ताकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर रिड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमन बीइंग अवेयर नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि अगर हम ऐसा करते जाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं बैड इम्पैक्ट छोड़ेंगी एयर के अंदर, तो उस बैड इम्पैक्ट को हमें कम करना होगा। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों के अंदर ताकि वो पॉल्यूशन कम करें, और जो ऑक्सीजन हमारी लाइफ सपोर्टिंग गैस है वो उसका वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे। डू यू नो में पॉल्यूशन इज आल्सो कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ हस्क बाय द फार्मर्स। इसी तरह जो फार्मर्स हैं हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं? अपने खेतों में आग लगा देते हैं, वो हस्क जो है वो जलती है तो उससे धुआं निकलता है।
तो क्या होता है, जो सिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारी पोल्यूशन है, और साथ में ये जो आग है, जो स्मोक है, धुआं जो है वो कंडेंस हो जाता है और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, और मेजरली जो सिटीज़ हैं उनको इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी लाइफ है, लाइफ फॉर्म्स हैं जिसे बायोस्फीयर कह सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में होता है। ऑल्दो वी मे नेवर फील द प्रेशर और वेट ऑफ द एयर। हमें एयर जो है उसका प्रेशर, उसका वेट हमें महसूस नहीं होता, ठीक है ना। एयर को हम फील करते हैं कि एयर चल रही है, बट उसके अंदर जो प्रेशर और वेट है वो हमें नहीं पता चलता, बट वो कॉन्स्टेंटली हमें प्रेस करता है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है। दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। अब इस प्रेशर और वेट को मेज़र करना है एयर का, तो वो इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। इस इमेज में ये बैरोमीटर बना हुआ है, ठीक है, और इसी से क्या मापा जाता है, किसी एरिया का एयर प्रेशर। तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर, और इसकी यूनिट क्या है एयर की, एयर प्रेशर की, मिली बार। और नॉर्मल एयर प्रेशर सी लेवल से अगर मापते हैं तो वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल 1013 मिली बार। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स और ट्रैवल इन एयर, जैसे जैसे हम हवा में जो ऊपर ट्रैवल करते हैं या माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे जो ईयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। हमें ऐसे लगता है कि ईयर्स के ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, दिस इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर। हवा के अंदर जो ड्रॉप होते हैं एयर के, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारे कानों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर डिवाइड द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। अब ये वेरिएशन होती है कि नॉर्दर्न पार्ट में या जो है प्लेट्यूज़ में और माउंटेन्स में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो अलग अलग होता है, तो डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी। नेक्स्ट है विंड, हवा। इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, जिन एरियाज़ का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, द एयर गेट्स हीटेड, वहाँ की एयर जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और राइजेस अपवर्ड, और गर्म हवा जो है वो अपवर्ड यानी कि ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर चलती है, ठीक है। इस हवा के अंदर जिसमें हीट बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व कर रखी है, उस हवा के अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स नहीं होते, हल्की हो जाती है हवा। दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर, फिर उसकी वजह से उस एरिया में जहाँ पर अपवर्ड हैं विंड्स, वहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है, लो होता है। थस बिकम्स लो प्रेशर एरिया, फिर एरिया में क्या बन जाता है, लो प्रेशर एरिया। द स्पेस वेकेटेड बाय द हॉट एयर इज रिप्लेस्ड, अब इसकी वजह से जैसे इस एरिया से हवा ऊपर की ओर जा रही है, हल्की हवा, तो ये एरिया वेकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, और इसकी जगह पर कौन सी हवा आ जाती है, कोल्ड हवा जो है वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर विंड्स आ जाती हैं। डेंसर एयर, फिर यहाँ पर आकर वो क्या हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड, अब इसी को क्या बोलते हैं, विंड। ये जो मूवमेंट है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये एक मैकेनिज़्म है जहाँ पर हाई प्रेशर होता है,
सॉरी, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, यहाँ हमने टेम्परेचर हाई की बात की, तो जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है यानी सर्दी होती है, तो वहाँ हाई प्रेशर होता है। उल्टा होता है, ये रिवर्स होता है। और इसी फ्लो को और मूवमेंट को क्या कहते हैं, विंड। थस विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो हवा का भी एक रूल है, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो मूव करती हैं लो प्रेशर विंड्स की, और लो प्रेशर एयर कहाँ जाती हैं, वो ऊपर की ओर राइज होती हैं। ओके, क्लियर। द फिनोमिनन ऑफ मानसून, मानसून भी ऐसे ही बनते हैं, इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स। दिस चेंज इज कॉज ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग लैंड एंड वाटर। जो लैंड और वाटर का अनइक्वल अनबैलेंस सिस्टम होता है एयर का, उसकी वजह से क्या होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं। आवर कंट्री रिसीव्स मानसून्स रेन विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और हमारा देश में मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, और मानसून जो रेन है वो बहुत ही सपोर्ट करती है हमारी एग्रीकल्चर को। आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसूनर रेनफॉल। तो इस मानसूनी वर्षा के ऊपर हमारी कंट्री बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू नो में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, ये हमेशा अपोजिट होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। अभी हमने एक डायग्राम बनाकर देखा था, जो टेम्परेचर और प्रेशर है, अगर लो टेम्परेचर है, ठीक है, यानी हल्की हवा है, तो वो ऊपर की ओर राइज करेगी और उसकी जगह पे कौन सी आ जाएंगी, हाई प्रेशर विंड्स। ओके, और जहाँ पर हाई टेम्परेचर है यानी बहुत गर्मी है, ठीक है, वहाँ पर विंड्स जो हैं वो राइज अप होंगी और उनका स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हाई प्रेशर विंड्स। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो। टेम्परेचर अगर लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो ये अपोजिट है एक दूसरे से, हायर टेम्परेचर लोअर द एयर pressure. So here our today's topic is finished. We will meet soon in next video. Till then, goodbye.